अब रिकॉर्डिंग का आपको कहीं नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाला है, ना बुक में मिलेगा ना नेट पे भी ऐसे पर्सपेक्टिव ऑन रिकॉर्डिंग करके ऐसा सच नहीं है, ठीक है। ये तो मिल जाएगा। तो इसका मैं हिंदी भी बोलते जाऊंगी। हिंदी मीडियम वाले प्लीज कॉपी लेके बैठो, लिख लो, क्योंकि मेरे पास ना हिंदी में इसका लिखा हुआ है ना कुछ है। मैं तुरंत हिंदी इसका ट्रांसलेशन बोलूंगी, आप लिख लेना। मैं रिपीट भी नहीं कर पाऊंगी सेम चीज, क्योंकि मैं तुरंत इसका ट्रांसलेट करके बताऊंगी। तो मान लो कि पहला सेंटेंस जो मैंने बोला, फिर तुम्हें रिपीट चाहिए, तो हो सकता है सेंटेंस का मीनिंग वही होगा बट सेंटेंस के वर्ड्स बदल सकते हैं। सो डोंट बॉदर अबाउट दैट, ओके। तो वी आर स्टार्टिंग नाउ। Perspective on recording and writing. So first we are discussing perspective on recording. मतलब रिकॉर्ड करने में क्या नजरिया है। रिकॉर्डिंग का मतलब हुआ कि लेक्चर को रिकॉर्ड करना, जहां तक मैं समझती हूँ। बिकॉज किताब में ये नहीं है, लेकिन ये लेक्चर अगर रिकॉर्डेड रहे, जैसे वीडियो आपको मिल जाता है यूट्यूब में, या अगर क्लासरूम में ऐसी व्यवस्था हो कि लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, तो आपको पहले अगर मिल जाएगा तो क्या असर होगा और बाद में मिलने से क्या होगा और रिकॉर्डिंग का क्या इफेक्ट है, हमने यहाँ यही देखा है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर इज कंसीडर्ड एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। सी द वर्ड डिसरप्टिव, इट इज नेगेटिव वर्ड। डिसरप्ट करना क्या होता है, क्या जैसे अभी साइक्लोन हैज डिसरप्टेड द लाइफ, मतलब जो स्मूथनेस है, जो चल रहा है, उस चीज से छेड़छाड़, उसको उसमें बदलाव, उसको भंग करके रख देना। डिसरप्ट करने का मतलब यही हुआ। तो रिकॉर्डिंग ऑफ लेक्चर इज कंसीडर्ड एज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी विच हैज द पोटेंशियल टू सप्लांट द ट्रेडिशनल हायर एजुकेशन मॉडल थ्रू फंडामेंटल चेंज हाउ स्टूडेंट्स आर टॉट। अब देखिए, अब क्या है यहाँ कि अगर आप लेक्चर का रिकॉर्डिंग करके डाल देते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, जो ट्रेडिशनल परंपरागत रिकॉर्डेड लेक्चर को अगर हम छात्रों को पढ़ाने में उसका प्रयोग करते हैं तो इसे डिसरप्टिव माना गया। मतलब ये पढ़ाई के सिलसिला को तोड़ने वाला, नॉट एक्सेप्टेड, यह स्वीकार्य नहीं माना जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये ऐसा कर सकता है कि जो परंपरागत तरीके से पढ़ाया जा रहा है उससे छात्र को वो विचलित कर देगा। वो छात्र क्या करेगा, अब क्लास नहीं जाएगा, अटेंडेंस से उसको मतलब नहीं है, क्योंकि उसको तो मटेरियल ऑलरेडी मिल जा रहा है। तो चूंकि रिकॉर्डेड लेक्चर या टीचर का जो भी व्याख्यान है वो उपलब्ध हो जाने से क्या हो रहा है कि जो परंपरागत तरीके की पढ़ाई है उसमें डिसरप्शन हो रहा है, उसमें व्यवधान हो रहा है। डिसरप्टिव मतलब व्यवधान, डिसरप्शन का मतलब व्यवधान हो रहा है। तो जो उच्च शिक्षा का जो परंपरागत मॉडल था उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर डालने से क्या हो रहा है, व्यवधान हो रहा है। इसमें क्या है कि स्टूडेंट्स जो किस तरह से उनको पढ़ाया जाता था उसमें अब मौलिक परिवर्तन हो रहा है। ये कैसे संभव हुआ? ये वर्चुअल या डिजिटल पढ़ाई होने से ये संभव हो गया। ऑनलाइन पढ़ाई, गूगल, सोशल मीडिया, इस तरह की चीजें जब आ गई तो जो क्लासरूम की परंपरागत पढ़ाई थी, 10 की 8 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, 10 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, टीचर आएंगे, अटेंडेंस लेंगे, छात्र समय पर उपस्थित होंगे, ये सारी चीजें अब खत्म हो रही है जब रिकॉर्डेड लेक्चर उनको मिलने लगा, ठीक है। लेक्चर रिकॉर्डिंग में क्या होता है, डिस्टेंस, कहाँ लेक्चर रिकॉर्डेड मिल सकता है, तो दूरस्थ शिक्षा में। दूरस्थ शिक्षा क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है, जहां पर जैसे इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो वो डिस्टेंस एजुकेशन का है। उसमें क्या होता है, डिस्टेंस एजुकेशन में अभी हम इसको समझा रहे हैं, आप समझ लो, इसको आप खुद से भी लिख लोगे अगर अभी नहीं नोट कर पाओगे, हिंदी मीडियम वाले तो, और इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी। डिस्टेंस एजुकेशन वैसा एजुकेशन होता है जहां पर वैसे लोगों की व्यवस्था है जो किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाए,
पैसे की कमी से या गांव में रहने से शिक्षण संस्थान नहीं मिला, या फिर उन्हें नौकरी करनी पड़ी जल्दी, या हाउसवाइफ शादी हो गई और वो पढ़ना चाहते हैं, वैसे लोग दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये दूरस्थ शिक्षा की जो विधि है, जो डिस्टेंस एजुकेशन है, देयर इज नो एज बार, वहाँ उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। तो कोई भी कभी भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। और क्या है कि 3 साल का कोर्स है तो आपको 5 साल का समय दिया जाता है, ताकि आप अपनी गति से, अपनी सुविधा से पढ़ाई करके उस कोर्स को कंप्लीट कर सकें। तो ये घर बैठे पढ़ाई होती है, आपके पास मटेरियल मिल जाता है और आपको स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होती है। नौकरी करते हुए भी आप डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री हासिल कर सकते हैं। ठीक है, पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूट में डिस्टेंस एजुकेशन चलता था, जिसमें पेरियार था, पंजाब यूनिवर्सिटी था, ये सारी चीज। अब क्या है कि अब इन सबको बंद कर दिया गया है। अभी सबसे ऑथेंटिक इग्नू है, डिस्टेंस एजुकेशन की संस्था इग्नू है, जिसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में 137 या 138 कंट्रीज में है और इसका वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन है। मतलब पूरी दुनिया में इसको रिकॉग्नाइज, इसकी डिग्री को रिकॉग्नाइज किया जाता है और इसकी डिग्री से आपको नौकरी मिल सकती है। सो लेक्चर रिकॉर्डिंग में डिस्टेंस एजुकेशन में मिलता है, रिकॉर्डेड लेक्चर। फिर कहाँ मिलता है? ओपन यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी क्या होता है? ओपन यूनिवर्सिटी जैसे पंजाब में है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, पंजाब यूनिवर्सिटी में। वहाँ क्या है कि आप जो भी कोर्स है वो वहाँ आप ओपन स्कूल से कर सकते हो। शायद अभी वो बंद हो गया है, तो वहाँ आप कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आपको सिर्फ 15 दिन, हर सेमेस्टर में 15 दिन का क्लास करना होता है। फिर 15 डेज में भी आपको क्या है, 15 डेज हर सेमेस्टर में क्लास होता है। ठीक है, और वो 15 डेज का 75% आपको अटेंड करना होता है। मतलब कि 15 डेज का क्लास होगा तो आप 9 दिन का क्लास करके और वहाँ फिर वो सेमेस्टर में जो एग्जाम होता है इंटरनल, वो एग्जाम देकर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये ओपन स्कूल का मेथड है। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी 15 दिन की छुट्टी लेकर, और ओपन स्कूल का जो है ना लर्निंग, वो आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हैं, उसमें व्यवधान नहीं है। रेगुलर कोर्स करने में आपको दिक्कत है, नौकरी और रेगुलर कोर्स आप एक साथ नहीं कर सकते, नियम के विरुद्ध है। लेकिन ओपन स्कूल से कोई भी डिग्री आप नौकरी करते हुए ले सकते हैं, या एक पढ़ाई करते हुए दूसरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये ओपन स्कूल की सुविधा मिलती है, वहां जाकर आप एडमिशन ले सकते हैं। सपोज कि आप एमए कर रहे हैं रेगुलर कोर्स में, तो ओपन स्कूल से आप एमएड भी कर सकते हैं या बीएड भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये जो है ना कि इट इज नोवेल टेक्नोलॉजी, कहा जाता है कि ये नोवेल, नोवेल का मतलब नया, नोवाइस, कुछ भी नया। ये नया टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या है कि छात्रों को घर बैठे सारे मटेरियल प्राप्त हो जाते हैं, रिकॉर्डेड मटेरियल होने की वजह से। और ये कहा जाता है कि ये जो लेक्चर का रिकॉर्डिंग होता है वो स्टूडेंट के, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा इसका डिमेरिट यही कहा जाता है कि मान लीजिए जैसे अभी हम अगर पहले आपको रिकॉर्डिंग भेज देते इस क्लास का, तो आई एम 100% श्योर कि 30% अटेंडेंस विल बी इन क्लास ओनली, और आप रेस्ट ऑफ यू विल close you shut your mobile and see Facebook and WhatsApp and don't attend the class। अगर ऐसा करते कि आपको पहले रिकॉर्डिंग भेज देते, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी लेकिन क्लास के बाद, लेकिन अगर आपको अभी ये बोल दो तो शायद आप क्लास छोड़ दोगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो क्लास की रिकॉर्डिंग होती है। तो यही है डर कि क्लास का अटेंडेंस कम हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? ये आपके लिए नहीं है, ये ओपन स्कूल और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए। यहाँ तो आपका अटेंडेंस काउंट हो रहा है ना, आपका तो 75% अटेंडेंस होना चाहिए। अगर आप क्लास नहीं अटेंड करोगे तो आपको फिर एग्जाम में फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर ये लागू नहीं होता, लेकिन जहाँ भी डिस्टेंस एजुकेशन या ओपन यूनिवर्सिटी है वहाँ का अटेंडेंस में स्टूडेंट का अटेंडेंस अफेक्ट होता है। कॉलेज में जहाँ पर कंपल्सन नहीं है, अब क्या है, अभी तो आपका ये है कोरोना टाइम, तो अटेंडेंस बहुत ज्यादा उसको तरजीह दिया भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि
अभी के सिचुएशन में क्लास हो जाना या नॉलेज हो जाना ही बहुत है। तो इसमें लेकिन इसके साथ इसका लिमिटेशन यही है कि कॉलेज का अटेंडेंस प्रभावित होगा। और क्या होगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लिए, अभी तो आप हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हमारा आपका इंटरेक्शन हो सकता है। इवन वर्चुअल क्लास हो रहा है फिर भी आप अपना माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ये नहीं हो सकता रिकॉर्डेड में, कि रिकॉर्डेड आपको दे दिया जाएगा तो ये नहीं होगा। टीचर और स्टूडेंट का पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो सकता है, फिर टीचर और स्टूडेंट का पहचान नहीं बनती है आपस में, तो बहुत सारी चीजें बच्चे सीख नहीं पाते हैं। जब आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके क्लास करते हो ना, तो आप में बहुत सारे वैल्यूज इनकलकेट होते हैं क्लासरूम टीचिंग से। आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। लेकिन रिकॉर्डिंग पढ़ने से क्या होता है कि आप धीरे धीरे आपका ध्यान भटकने लगता है। यहाँ आप रेगुलर रहते हो तो रिकॉर्डिंग का कुछ उसकी कमियां हैं, बट इट प्रोवाइड्स ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग में क्या होगा कि रिकॉर्डिंग, लेक्चर रिकॉर्डिंग कब रिकमेंडेड होता है, जब ये ब्लेंडेड होगा। ये भी एक क्वेश्चन बनता है जब आगे पढ़ोगे आप। तो ब्लेंडेड में जहाँ पर वर्चुअल क्लासरूम भी हो और ट्रेडिशनल भी, दोनों तरीके से पढ़ाई होती है, तो उसे हम ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, फ्लिप्ड क्लासरूम। आपने क्या क्या सीखा, नया वर्ड, ब्लेंडेड, डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब आप डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी समझा। अब आपको एक चीज और नया सीखना है, फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या होता है, फ्लिप्ड क्लासरूम कहा जाता है जब आपका लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको क्लास से पहले मिल जाए। ठीक है, जैसे आप अभी क्लास के लिए आए हो और सुबह मैंने भेज दिया होता है ये रिकॉर्ड करके, तो ये क्लासरूम जो अभी होता है ये फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, क्योंकि आपको पहले मैंने रिकॉर्डिंग भेज दिया है। ठीक है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है, जहाँ स्टूडेंट्स को पहले ही लेक्चर की रिकॉर्डिंग भेज दी जाती है। ठीक है, तो क्लास में जब आएंगे आप तो क्या होगा कि वो रिकॉर्डिंग, फ्लिप्ड क्लासरूम में होता क्या है कि टीचर जब रिकॉर्डिंग भेज देते हैं तो बच्चे उस रिकॉर्डिंग को देख कर आते हैं और बाद में भी टीचर से डिस्कस करते हैं जहां उनकी प्रॉब्लम होती है। तो ये कब संभव है, ये ब्लेंडेड क्लास में संभव है, जबकि ट्रेडिशनल भी हो और ये वर्चुअल क्लास भी हो। तो क्लास टाइम में जब आप डिस्कस करेंगे तो ये फ्लिप्ड क्लासरूम में कब संभव है, जब टीचर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भेज दे, उसको देख लें, आप पढ़ लें, जहां दिक्कत हो फिर जब टीचर से क्लास में इंटरेक्ट करें। अभी भी आप मतलब इस तरह की क्लास में भी इंटरेक्ट हो सकता है, आपको जो चीज ना समझ में आए वो आप टीचर से पूछ सकते हैं। तो ये हुआ फ्लिप्ड क्लासरूम। तो यहाँ क्या है कि इसमें जो है वो स्टूडेंट के अटेंडेंस का मेजर कंसर्न है। उसमें कहना है कि अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा तो क्या आप क्लास करोगे या नहीं करोगे, ये कंसर्न का विषय है। अगर रिकॉर्डिंग भेजा जाता है तो पर्सपेक्टिव ऑन रिकॉर्डिंग यही है कि अगर हम रिकॉर्डिंग भेज दें तो क्या बच्चे वापस क्लास अटेंड करने आएंगे, कम आएंगे, निश्चित रूप से कम आएंगे। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग क्या करता है, रिकॉर्डिंग अगर भेजा जाता है तो कोर्स मटेरियल में बच्चों का डीप इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों, बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं अगर रिकॉर्डिंग भेज दिया गया। क्यों, कैसे सीख सकते हैं, रिकॉर्डिंग में उनको बताया गया है, समझाया गया है, वो क्या करेंगे, देखेंगे, नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे, रुक के देखेंगे, अपनी गति से देखेंगे, कभी पॉज करेंगे, कभी रिपीट करेंगे। तो इस तरह से उनकी लर्निंग ज्यादा अच्छी होती है। इसके पक्ष में ये कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग जब दे दिया जाता है रिकॉर्डिंग बच्चों को, तो बच्चे अपनी सुविधा से उसको रोक कर, पॉज करके, रिपीट करके देखते हैं और कोर्स मटेरियल को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उनके लर्निंग का स्पीड जो है उनके कंट्रोल में होता है। वो कैसे सीखेंगे, वो खुद कंट्रोल करते हैं, पॉज करके, रिज्यूम करके, जब जरूरत होती है।
जब भी उनको लगता है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको फिर से देखो, फिर से समझो, कई बार में वो समझने की कोशिश करते हैं, जो कि क्लासरूम में संभव नहीं होता है कि एक ही चीज को वो हेजिटेट करते हैं, वो झिझकते हैं टीचर से बार बार पूछने में। लेकिन जब उनके पास रिकॉर्डिंग होती है तो उसको बार बार बैक करके, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके वो सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यह कहा जाता है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन ओरिएंटेड नहीं होता है तब ये डिसरप्टिव हो जाता है। क्यों डिसरप्टिव होता है? कि जब माइक्रोफोन से मतलब आप उसको क्लियर नहीं सुन पाते हो तब वो डिसरप्टिव होता है, तब वो व्यवधान करता है। कभी कभी रिकॉर्डिंग क्या होता है, कभी ये तो टीचर का रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन जब आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग देखते हैं तो कभी कभी वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लागू होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? आप एक और नई चीज सीखने जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या चीज होता है? पहला होता है कॉपीराइट, ठीक है। फिर होता है पेटेंट, फिर होता है ट्रेडमार्क। हमारे काम का यहाँ कॉपीराइट है, पढ़ाई लिखाई में कॉपीराइट है, लेकिन हम थोड़ा और भी जान लें। जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जान लें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब हुआ कि बुद्धि से जो प्रॉपर्टी है, क्या मतलब है? ये सामान और जमीन जायदाद नहीं है, ये नॉलेज का प्रॉपर्टी जो है उसका राइट। तो जिसका जो इस नॉलेज का ओनर होता है उसका राइट होता है कि वो किसको अलाउ करेगा अपनी चीज को देखने का और किसको नहीं अलाउ करेगा। आप देखते होंगे कि बहुत कॉपीराइट होता है जब भी कोई पढ़ाई लिखाई या लिखा हुआ चीज या कोई इस तरह की चीज, जब रिकॉर्डिंग्स को हम देखते हैं तो आप बहुत सारे साइट पे देखते होंगे कि वो कॉपीराइट है। उसको ना आप कॉपी कर सकते हैं, ना उसको आप कहीं पर यूज कर सकते हैं। यूज करने के लिए मान लीजिए किसी का कोई राइटिंग आप यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक परमिशन और यू हैव टू मेंशन करना होगा कि आपने कहाँ से लिया है इस चीज को। अगर वो कॉपीराइट है, बहुत जगह कॉपीराइट ऐसा होता है कि उसको आप कॉपी कर ही नहीं सकते, कितना भी कोशिश करेंगे वो कॉपी नहीं होता, तो इसको हम कॉपीराइट कहते हैं। और जब तक आप अगर बिना परमिशन के, बिना उनको श्रेय दिए हुए आप उनकी चीजों को यूज कर लेते हैं, लिखे हुए चीज को, तो आपको सू किया जा सकता है, कोर्ट में घसीटा जा सकता है। तो आप देखे होंगे कि मेरे बहुत सारे वीडियो में मैंने लास्ट में जरूर लिखा है कि कर्टसी गूगल लिखने से भी ये हो जाता है कि मैंने जो भी चीज लिया है वो गूगल से साभाग लिया है। कट मतलब गूगल से, तो यहाँ पर कॉपीराइट खत्म हो जाता है। मेरा जितना भी वीडियो अपलोड होता है उसमें पहले चेक होता है कि कॉपीराइट इशू है कि नहीं। और जब YouTube तभी पोस्ट करता है कोई चीज जब उसे ये क्लियर मिलता है, इसका क्लियरेंस मिलता है, कॉपीराइट क्लियरेंस मिलता है, तभी वो पब्लिश होता है, ठीक है। दूसरा है पेटेंट। पेटेंट भी ऐसी चीज है कि किसी भी चीज को पेटेंट कर दिया, जैसे कि अब हल्दी, बासमती चावल, ये सारी चीजें हमारे देश की चीजें थी ना। तो ये चीजें जो थी, इसको अब अगर अमेरिका पेटेंट कर दे, हल्दी को पेटेंट कर दे, नीम को पेटेंट कर दे, तुलसी को पेटेंट कर दे, तो पेटेंट करने से क्या होगा? हमारा तुलसी, हमारा बासमती चावल, हमारी हल्दी, हमको उससे अगर कोई मेडिसिन, कोई चीज, कोई प्रोडक्ट बनाना होगा तो हमको अमेरिका से परमिशन लेना होगा और हमको उसकी फी देनी होगी, तब वो चीज को हम यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने उसे पेटेंट कर रखा है। अगर ये चीजें हमने पेटेंट कर रखी होती तो उन्हें हमसे परमिशन लेना होता है इस चीज का यूज करने के लिए। क्लियर? अभी ये मैंने उदाहरण दिया है, ये हो सकता है हमने ही पेटेंट कर रखा हो या उन्होंने पेटेंट किया। मतलब जो देश जिस चीज को पेटेंट कर लेता है उसकी चीज को यूज करने से पहले उसकी अनुमति लेनी होती है, उसकी फी लेनी होती है, ठीक है। फिर ट्रेडमार्क। अब हर कंपनी का अलग, एयरटेल का अलग ट्रेडमार्क है, तो जियो का अलग है, हर चीज का ये ट्रेडमार्क होता है ना, लोगो जो होता है, वो ट्रेडमार्क आप किसी का नहीं यूज कर सकते।
दैट इज ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर आता है। अगर आप यूज करते हैं तो आपको कोर्ट केस होगा, आपको फाइन देनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, आप देखते होंगे बोरोलिन, हम छोटे थे तो देखते थे, बोरोलिन जो मिलता है तो इसका स्पेलिंग होता है BOROLINE, और नकली बोरोलिन भी बाजार में होता था। वो क्या होता है, बोरोलेन, स्पेलिंग अलग करता है, सारा चीज एक जैसा है, पैकेजिंग से लेके सारा डिजाइन एक है, लेकिन नाम में अंतर हो जाएगा। च्यवनप्राश, और अभी एक आता है शुगर फ्री, तो उसका नाम है च्यवनप्रकाश, नाम अलग। अब आप अचानक झटके में खरीद लेते हो क्योंकि रंग रूप पैकेजिंग एक जैसा है, च्यवनप्राश समझ के ले लिया, वो आ गया च्यवनप्रकाश। ठीक है, क्लियर आ गया। ट्रेडमार्क, तो आप किसी का ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या हुआ कि रिकॉर्डिंग में हम क्यों आ गए इस पर, ये इशू है। रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करने में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम आते हैं राइटिंग पर्सपेक्टिव। इसको तुम लोगों ने एक्सपोजिटरी राइटिंग में यूज किया है, इसलिए इसको समझने में और अच्छा लगेगा। राइटिंग पर्सपेक्टिव में लिखने का नजरिया, किस तरह से लिखते हैं, इसको ऐसे भी जानते हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू लिखते हैं। राइटिंग पर्सपेक्टिव क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट से आप लिख रहे हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, किसी और के बारे में। तो ये होता है इस मेथड, किस मेथड से लिख रहे हैं, और आप अपना मैसेज जो कन्वे कर रहे हैं, जो टेक्स्ट लिख रहे हैं, वो आपका किसके प्रति कंसर्न है या किस मेथड का प्रयोग कर रहे हैं। तो राइटिंग का 3 पर्सपेक्टिव है। ये सब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। 3 पर्सपेक्टिव है। 3 पर्सपेक्टिव में आ गया फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये मैंने एक्सपोजिटरी में भी समझाया है, वही चीज आ रही है। अब आप, मुझे उम्मीद है कि आप जो आएगा एक्सपोजिटरी उसमें गलतियां नहीं होंगी इसको जानने के बाद। ये मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं पहले ये पढ़ाती, तब आपका वो एक्सपोजिटरी राइटिंग पढ़ाती। तो क्या है, ईच अफेक्ट्स द टोन एंड मैसेज। फर्स्ट पर्सन में आप बोलेंगे तो आपका टोन अलग होगा, आपका मैसेज अलग होगा, टेक्स्ट का लिखने का तरीका अलग होगा। सेकेंड पर्सन में अलग होगा, थर्ड पर्सन में अलग होगा। ठीक है, इसका हिंदी है मेरे पास, हम हिंदी में भेज देंगे। ठीक है, खाली रिकॉर्डिंग वाला तुम लोग समझ गए हो तो उसे लिख लेना। अब फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, फर्स्ट पर्सन कौन है, द स्पीकर, हु इज स्पीकिंग, मैं हूं फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या होता है, आई, मी, अस, माई, वी, हम, हमारा, मैं, मुझे, हम लोग, ये होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, मोस्ट पर्सनल ऑफ 3 पर्सपेक्टिव। ये सबसे ज्यादा पर्सनल, व्यक्तिगत होता है, क्योंकि इसमें मैं होती हूँ, हम होते हैं, हम लोग होते हैं, मतलब सिर्फ अपने बारे में होता है। ये पर्सपेक्टिव इज रिटन फ्रॉम राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी हम लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन में जब लिखेंगे तो इसमें मेरा व्यू होगा, राइटर। अगर हम लिख रहे हैं तो आई एम द राइटर, सो वट एवर विल बी द कंटेंट विल बी माई व्यू, ये मेरा व्यू होगा। ठीक है, यूज टू कन्वे पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें फर्स्ट पर्सन में जब भी लिखा जाता है तो आप अपने अनुभव को शेयर करते हैं लोगों के साथ, अपनी यात्रा वृत्तांत को बतलाते हैं, अपने स्कूल का पहला दिन आप बता रहे हो। तो यहाँ पर जब भी आप लिखेंगे तो फर्स्ट पर्सन में लिखेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है, मैं ग्रामर पढ़ा रही हूँ समझो। तो फर्स्ट पर्सन में जब आप लिखते हैं तो आप अपने बारे में लिखते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। और ये राइटिंग को क्या ज्यादा बनाता है, जब आप फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं ना तो आपकी राइटिंग स्वाभाविक होती है, क्योंकि आप अपने बारे में बोल रहे हो। ठीक है, और कॉन्वर्सेशनल होता है, बातचीत की तरह होता है, क्योंकि आप अपने बारे में बता रहे तो हम ऐसे लगेगा कि आप बात कर रहे हैं किसी से। ठीक है, दूसरा है सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में क्या है, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, रीडर को, आपने जो लिखा और उसे जो पढ़ रहा है। तो सेकेंड पर्सन में जब भी आप यूज करेंगे यू, तो ये
रीडर को एड्रेस कर रहे हैं। और एक्सपोजिटरी में जब आप यू कर दे रहे थे तो आप किसको एड्रेस कर रहे थे? वहां पर भी आप मुझे एड्रेस कर रहे थे। अभी थर्ड पर्सन आप समझोगे तो समझ में आएगा कि एक्सपोजिटरी में थर्ड पर्सन क्यों यूज होता है। तो ये क्या है कि आप जब किताब लिखते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए किताब लिखते हैं तब आप सेकेंड पर्सन में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि आप एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। यू माइट बी नोइंग, यू हैव टू डू दिस, ऐसे करके। तो इट यूजेस द टर्म यू टू इंगेज द रीडर एंड इन्वॉल्व हर इन द नरेटिव। अब इसमें जब भी आप सेकेंड पर्सन में बात करते हैं तो आप जैसे किसी से बात कर रहे हैं, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? मैं सेकेंड पर्सन में, तुम सेकेंड पर्सन हो, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रही हो, तो द पर्सन हु हियर्स इज क्या? सेकेंड पर्सन तुम लोग हुए ना? हाँ बोलो। कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सुनाई दे रहा है? शुरू से सुनाई नहीं दे रहा है कि अभी नहीं? अभी सुनाई नहीं दे रहा है? अब सुनाई दे रहा है। अब सुनाई दे रहा है? यस मैम। अच्छा, और पहले जो बोले सो कुछ नहीं सुनाई दिया? पहले वाला सुनाई किसको? सेकेंड पर्सन किसको? सेकेंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन से। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो वो सेकेंड से। सेकेंड पर्सन में क्या है? आप जिसको एड्रेस कर रहे हो, जिसको बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ तुम्हें, तो तुम सेकेंड पर्सन हो, यहाँ मैं फर्स्ट पर्सन हो गई। क्लियर? तो जो भी होता है यहाँ, ऑथर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि ये सेकेंड पर्सन जो होता है, वो जो भी रीडर हुआ, मान लो किताब में लिखा हुआ है, मैं कोई किताब है उसको आप पढ़ रहे हैं, तो और किताब में अक्सर लिखा रहता है ना, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यू करके। तो क्यों? क्योंकि वो आपको एड्रेस कर रहा है, रीडर को एड्रेस कर रहा है। जो ऑथर है वो रीडर को एड्रेस कर रहा है, वो अपने बारे में नहीं बता रहा है, वो रीडर को कुछ चीजें बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर जो है वो एक्टिव और डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है। डायरेक्ट लैंग्वेज का मतलब है कि इनडायरेक्ट वे में कुछ नहीं करता है। यू ड्रॉ ए ग्राफ और यू सॉल्व द फॉर्मूला a+b²। इस तरह का चीज जो बोल रहा है, तो ये तुमको डायरेक्ट बोल रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट और एक्टिव में, पैसिव नहीं होता है कि द वर्क विल बी डन बाय यू, ये नहीं कहा जा रहा है, या दिस फॉर्मूला विल बी सॉल्व बाय यू, नहीं, यू हैव टू सॉल्व दिस फॉर्मूला, इस तरह से कहा जाता है। तो ये सेकेंड पर्सन हुआ, ठीक है। और राइटिंग में क्या है कि ये इस तरह का जो राइटिंग होता है सेकेंड पर्सन का, वो ज्यादातर विज्ञापनों में होता है। आप देखना विज्ञापन खोल के क्या बोलता है कि when you use this cream you feel the suppleness of your skin, इस तरह की बातें होती है ना। You will relish the taste of this dish और मैगी और whatever। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सेकेंड पर्सन में होता है, जितना एडवर्टाइजिंग होता है वो सेकेंड पर्सन में होता है। मार्केटिंग कैंपेन जो होता है, मार्केटिंग का जो प्रचार होता है, वो सेकेंड पर्सन में होता है। और इंस्ट्रक्शनल राइटिंग जो होता है, जहाँ पर आपको अनुदेशन दिया जाता है, जहाँ पर आपको समझाया जाता है या कोई चीज एक्सप्लेन किया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, वो सेकेंड पर्सन में होता है। समझ में आ रहा है? जो भी चीज आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो सेकेंड पर्सन में लिखा जाएगा, यू करके लिखा जाएगा। यहाँ पर जो यूज होता है उसमें यू का प्रयोग होता है, ठीक है। मुझे लगता है कि एकदम क्लियर होना चाहिए। डाउट है? नहीं ना? अभी आप लोग ना, क्लास खत्म होगा तो जब आप फ्री होगे तो आप एडवर्टाइजमेंट देखिएगा, कॉमर्शियल्स जो आता है टीवी में, उसमें देखिएगा कि ज्यादातर कॉमर्शियल या मार्केटिंग का जो भी होता है वो किसको एड्रेस करता है? व्यूअर को, या जो उसको यूजर को बोलता है ना। तो यूजर को जब भी हम बोलेंगे तो आप बोलेंगे, तुम बोलेंगे, यू का मतलब तुम ही नहीं होता है, आप भी होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए नया प्रोडक्ट आया है,
रामदेव बाबा भी बताते हैं, तो प्रोडक्ट का प्रचार कैसे करते हैं? आपके लिए थोड़ी ना बोलते मेरे लिए या उसके लिए, कभी नहीं बोलते हैं। थर्ड पर्सन भी नहीं बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन भी नहीं, आपके लिए बोलते हैं, है ना। तो ये हुआ सेकंड पर्सन। अब तो क्लियर है। अब है थर्ड पर्सन। तुम लोग कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। ये क्या है? थर्ड पर्सन मोस्ट ऑथोरिटेटिव होता है। मतलब ये क्या है कि ऑथर या रीडर के बारे में, पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में नहीं बताया जाता है, बल्कि ये क्या होता है? थर्ड पर्सन के लिए नरेटर की तरह, उसने कहा, उसने देखा, वो गया तो वो बोला, उसको ऐसा लगा, इस तरह की कहानी जो होती है ना। इसमें ना मैं है, ना तुम हो, ना आप हो। क्या है? वह है, शी, ही, शी, वह, इट, उसको, वह बोली, वह बोला, इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, थर्ड पर्सन। इसमें क्या होता है कि ये क्लियर है थर्ड पर्सन। इसमें राइटिंग पर्सपेक्टिव इज रेफर्ड एज ओमनिसेंट पॉइंट, मतलब कि जैसे नरेटर बोल रहा है, नरेटर जो है ना वो बोल रहा है किस तरह से? गॉड लाइक या ऑल नोइंग क्वालिटी। वो जो बोल रहा है वो किसको बोल रहा है? वो जनरल को बोल रहा है, ना तुम्हें बोल रहा है ना वो अपने बारे में बोल रहा है, वो जनरल पब्लिक को बोल रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज यूज होगा? ही, शी, दे, इट। जैसे हम बताएंगे कि हम नागालैंड के लोगों के बारे में बताएंगे, तो वो तो मेरे बारे में भी नहीं है ना तुम्हारे बारे में। हम क्या बोलेंगे? वे, उनका रहने का तरीका ये है, वे पहाड़ों पे रहते हैं, वे बहुत जीवट वाले होते हैं। ये होता है थर्ड पर्सन का। और आपको एक्सपोजिटरी राइटिंग में यही करना है। आप क्या बोल देते हैं? हाँ, तुम और हम और ये नहीं, तो वहां आपको थर्ड पर्सन में यूज करना है। ये क्या होता है कि टेक्स्ट में यूज होता है जहां क्या है, जहां इंफॉर्मेशन देना है। आपको इंफॉर्मेशन वाला एक्सपोजिटरी राइटिंग बनाना है ना, इंफॉर्मेटिव, क्रिस्प, जैसा न्यूज़पेपर में होता है, जैसा रिपोर्ट में होता है। ठीक है, रिपोर्ट देखा है आपने कहीं का रिपोर्ट? वो रिपोर्ट किस तरह का होता है? उसमें केवल इंफॉर्मेशन होता है, उसमें ना मैं होता है ना तुम होता है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट होता है जो सूचना देने की तरह होता है, न्यूज़पेपर की सूचना की तरह। इसलिए आपको जब भी एक्सपोजिटरी राइटिंग लिखना है, हमने क्या बताया है? इट शुड बी क्रिस्प, इट्स इंफॉर्मेटिव, और इसमें थर्ड पर्सन यूज करना है। और थर्ड पर्सन में क्या क्या वर्ड यूज होता है, तो ये एकदम आप याद रखिएगा। और अगली बार मुझे नहीं मिलना चाहिए प्रेजेंटेशन में, ये चीजें होनी चाहिए। और वन शुड भी हो सकता है, मतलब इसमें आई एंड यू नहीं होगा, ही, शी, दे, इट होगा, और इंफॉर्मेशन होगा नहीं तो। ठीक है, फिर क्या है? एंड यूजुअल पॉइंट ऑफ व्यू व्हेन द राइटिंग इज बिजनेस कम्युनिकेशन। जब भी कोई बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो भी थर्ड पर्सन में होता है। तो पर्सपेक्टिव, राइटिंग पर्सपेक्टिव 3 तरह का होता है। पहला फर्स्ट पर्सन, जिसमें कि बोलने वाला खुद के बारे में बताता है या मैं करके बोलता है। दूसरा है सेकंड पर्सन, जिसमें वो जो पढ़ रहा है उसको एड्रेस कर रहा है, उसको उसकी ओर मुखातिब हो रहा है, उसको एड्रेस करके बोल रहा है। थर्ड पर्सन में क्या है? कोई सूचना दी जा रही है, कोई रिपोर्ट बताया जा रहा है, तो इसमें ना तो मैं हूं ना तो तुम हो। क्या है? वह, वे, वह, दे, यह इस तरह का। यह एक ऐसी बीमारी है, हम सूचना दे रहे हैं कोरोना के बारे में। यह एक ब्लैक फंगस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। इसमें तो ना हम है ना तुम है, हम तो सूचना दे रहे हैं। इसके लिए सबों को सावधान रहना चाहिए। सबों में है, ना हम है ना तुम है, ऑल है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऑथर को क्या करना है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे आधार करना, किस तरह से सेलेक्ट करना है। तो थर्ड पर्सन जो मैसेज वो कन्वे करना चाह रहा है उस पर ध्यान देना है। जब भी आप लिख रहे हैं क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, वो मैसेज क्या एक ही व्यक्ति के लिए या सबके लिए है, तो उसका लैंग्वेज थर्ड पर्सन में उसी हिसाब से होना चाहिए। दूसरा है द टाइप ऑफ रीडर्स ही इज एड्रेसिंग। मान लीजिए कि आप किस तरह के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। एक्सपोजिटरी राइटिंग लिख रहे हैं तो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप किसी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं।
तो वहां पर आपको थर्ड पर्सन होगा। लेकिन मान लीजिए आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं और किताब लिख रहे हैं मैथ्स की, तो आप वहां सेकेंड पर्सन लिखेंगे, क्योंकि वहां पर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं आपके रीडर। ठीक है, आप इंग्लिश की बुक लिख रहे हैं तो इंग्लिश की बुक के रीडर कौन है? आपके स्टूडेंट्स हैं, जनरल पब्लिक नहीं है। तो वहां पर आप सेकेंड पर्सन लिखेंगे कि यू शुड राइट दिस वर्ड लाइक दिस, या दिस वर्ड इज यूज्ड एज। तो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग नाउन प्रोनाउन, इस तरह तो वहां पर यू लिखेंगे जब आप बुक लिख रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वहां पर यू। उसके बाद है द टाइप ऑफ टेक्स्ट इज राइटिंग। आप किस तरह का टेक्स्ट लिख रहे हैं? टेक्स्ट इंफॉर्मेटिव है या अपने बारे में लिख रहे हैं या दूसरे के लिए लिख रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा पर्सन में लिखेंगे। फिर है ही शुड मेंटेन द सेम पर्सपेक्टिव थ्रू आउट द राइटिंग। अब जैसे आप क्या करते हैं, एक्सपोजिटरी में क्या हो रहा था, पहले आई लिख रहे हैं, फिर यू लिख रहे हैं, फिर वन लिख रहे हैं, ये नहीं। ये राइटिंग जब अगर आप फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं तो पूरा राइटिंग फर्स्ट पर्सन में होगा। अगर आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं तो पूरी की पूरी राइटिंग सेकेंड पर्सन में। और जब आप थर्ड पर्सन में कोई सूचना दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन, कोई रिपोर्ट किसी के बारे में, तो आप उसमें पूरा राइटिंग जो है आपका थर्ड पर्सन में होगा। ठीक है, और उसके बाद नहीं तो क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपके सारे जो बहुत लोग का जो गड़बड़ हो रहा था क्योंकि कंफ्यूजिंग था, आप पॉइंट 1 पॉइंट 2 इस तरह से नहीं, इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा आप न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर से देखो कि किस तरह से इंफॉर्मेशन देना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव ऑन रिकॉर्डिंग एंड राइटिंग। ओके, सो आई विल सेंड द बोर्ड, both sides of board and recording also. So take care, stay fit. Okay, bye.